जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब समझते हैं आज मुकेश अंबानी जी को क्यों इंटरेस्ट है फाइनेंशियल बिजनेस में और आने वाले समय में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इस सेगमेंट में इफेक्टेड होंगे जियो फाइनेंशियल के आने से। जैसे जियो आने के समय एयरटेल और वोडाफोन को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। वोडाफोन इतना इफेक्टेड हुआ कि जो 2015 में वोडाफोन का हाई 109 रुपया था, आज वोडाफोन 9 रुपये ट्रेड कर रहा है कम से कम 7 से 8 सालों के बाद। और एयरटेल अपने हाई से 55% तक गिर गया था। तो ये देख सकते हैं कि वोडाफोन 90% गिर गया 2015 के जो शेयर प्राइस थे वहां, और आज तक उसको रिकवर नहीं कर पाया। तो क्या जो फाइनेंशियल सर्विसेज है इस इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा होने वाला है? हम ये सब कुछ जानेंगे यह वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। सबसे पहले समझे तो क्यों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कदम रख रही है फाइनेंशियल सर्विसेज में और क्या क्या प्रोवाइड करने वाली है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और फिर जियो के पास एडवांटेजेस क्या क्या है और कौन कौन से सेक्टर को ये डोमिनेट कर सकता है। अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की 6 कंपनियां हैं जो अलग अलग सेक्टर में अपने अपने सर्विस प्रोवाइड करेंगी, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग, रिलायंस पेमेंट सोल्यूशन, जियो पेमेंट बैंक, रिलायंस रिटेल फाइनेंशियल, जियो इन्फॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज, रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। अब हम समझ पाएंगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये 6 सेक्टर में काम करेगी और भी अलग अलग सेक्टर में काम करेगी और कौन कौन से कंपनी को डायरेक्ट कंपटीशन देगी। अब बात करें तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उस सर्विसेज में ग्रोथ क्या दिख रहा है वो हम लोग देखें तो एक एस्टिमेट के हिसाब से 2022 से लेके 2027 तक 14.77% CAGR से ये इंडस्ट्री बढ़ेगी। और वर्ल्ड की बात करें तो जो वर्ल्ड में ये ग्रोथ रेट है ये है 8.8%, और इंडिया का जो ग्रोथ रेट है ये वर्ल्ड से ऑलमोस्ट डबल है। अब बात करते हैं एक एक करके फाइनेंशियल प्रोडक्ट की और उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिक ग्रोथ की। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री ने रिसेंट डेज में बड़े अचीवमेंट किए हैं। अब बात करते हैं जियो पेमेंट बैंक की। नवंबर 2022 का अगर हम लोग डेटा देखें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के थ्रू 7 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए और जिसकी वैल्यू थी 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा। और आईएमपीएस के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हुए वो 4 करोड़ से ज्यादा थे और जिसकी वैल्यूएशन 4.66 ट्रिलियन मतलब 4.5 करोड़ से भी ज्यादा, 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा थी। इंडिया में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट 62% से बढ़ाया अगर हम लोग कंपेयर करें 2020 और 21 के डेटा से। और ईवी और वीसी ने भी 64,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में। यूपीआई जो ट्रांजैक्शन है वो हर साल 58% CAGR से बढ़ रहे हैं 2023 से अगर हम लोग कंपेयर करें। अब देखते हैं सबसे पहले कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज देने वाला है। कंज्यूमर लोन में पर्सनल लोन भी देगा, क्रेडिट कार्ड भी देगा और ऑटो लोन भी देगा। माइक्रो फाइनेंस लोन जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको देगा, जो एंटरप्रेन्योर हैं जो कुछ करना चाहते हैं उनको लोन देगा। इंश्योरेंस देगा, इंश्योरेंस में आप लाइफ इंश्योरेंस देख सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस देख सकते हैं और मोटर इंश्योरेंस देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट, ये सब कुछ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, पेमेंट, बैंकिंग, नेट बैंकिंग, हर चीज की सर्विसेज जियो पेमेंट बैंक करने वाला है। अगर हम लोग बात करें तो जियो अपने आप को एक सुपर ऐप की तरह डेवलप करना चाहता है कि हर चीज जियो के ही ऐप में मिले। हम लोग ये समझ सकते हैं हर एक सेक्टर की बात करेंगे, हर एक प्रोडक्ट की बात करेंगे और उसकी ग्रोथ की बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कंज्यूमर लोन। कंज्यूमर लोन किसे कहते हैं? कंज्यूमर लोन वह लोन होता है जो एनबीएफसी बैंक आपको हाउस होल्ड गुड्स के लिए देती है, जैसे होम अप्लायंसेस के लिए। और जो ये सेक्टर है भारत में 17% से बढ़ रहा है अगर हम लोग कंपेयर करें 2022 और 2023 के डेटा का। अब ये सेक्टर क्यों बढ़ रहा है ये भी देखें तो जो लोगों की इनकम है वो बढ़ रही है, जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, जिस तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी है लोगों की, लोग हमेशा से एक बेहतर प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आज इजीली अवेलेबल है क्रेडिट, इसीलिए भी डिमांड बढ़ रही है। डिजिटल लेंडिंग हो रही है, इसीलिए भी डिमांड बढ़ रही है। और जो इनटेक कंपनी है और जो फिनटेक कंपनीज हैं उसमें ग्रोथ देखने मिल रहा है, इसीलिए ये डिमांड बढ़ रही है। और जो अनसिक्योर्ड लोन है वो भी बढ़े हुए हैं और अनसिक्योर्ड लोन देने से डिमांड बढ़ रही है। अब बात करें कि कंज्यूमर लोन सेगमेंट में कौन है मार्केट लीडर, तो हम लोग ये देख सकते हैं बजाज फाइनेंस मार्केट लीडर है, 18.4% का मार्केट शेयर ओन करता है। मतलब अगर 100 लोग कंज्यूमर लोन लेते हैं तो 18 से ज्यादा लोग को बजाज फाइनेंस अकेले लोन देता है। उसके बाद HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इंडसइंड बैंक है और कोटक महिंद्रा बैंक है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो 5 कंपनियां हैं उसमें सबसे ज्यादा कंज्यूमर लोन से रेवेन्यू किससे आता है ये भी समझते हैं। बजाज फाइनेंस मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में, कंज्यूमर सेगमेंट के, और बजाज फाइनेंस को इस सेगमेंट से 62% का रेवेन्यू आता है। तो जो डायरेक्ट कंपटीशन है कंज्यूमर लोन सेगमेंट में वो बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल के बीच में होने वाला है। इसीलिए हम लोग बजाज फाइनेंस में एक प्रेशर देख सकते हैं अभी, जब तक जियो के फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के फाइनेंशियल सर्विस के डेटा नहीं आते तब तक बजाज फाइनेंस ऐसा ही प्रेशर में होगा। अगर बजाज फाइनेंस का शेयर आपने या किसी भी आपके फैमिली ने लिया है तो जरूर इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। हम आगे देखेंगे क्या एडवांटेज है जियो के पास इस सेगमेंट को लेके और क्या क्या चैलेंजेस जियो के पास आएंगे इस सेगमेंट को लेके। अब बात करते हैं कंज्यूमर लोन की। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करेगा कंज्यूमर लोन सच ए पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स और ऑटो लोन। अब हम लोग एक एक सेगमेंट को समझेंगे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और ऑटो लोन में किस तरीके से कंपटीशन जियो फाइनेंस देने वाला है कंपनीज को। अब बात करें पर्सनल लोन सेगमेंट की तो आज यह मार्केट 17.3 लाख करोड़ का हो चुका है। मतलब 1,74,000 करोड़ लोगों ने लोन लिया है
और यहाँ पे देखिए तो 2 करोड़ 20 लाख लोग हैं जो पर्सनल लोन लिए हुए हैं और ये जो इंडस्ट्री है ये 11% सीजीआर से बढ़ रही है। और कौन कौन है मार्केट लीडर इस सेगमेंट में हम लोग देखें तो जो एचडीएफसी बैंक है वो 22.5% का मार्केट शेयर ओन करता है, आईसीआईसीआई बैंक 19.5%, स्टेट बैंक 15.5%, एक्सिस बैंक 8.5%, कोटक महिंद्रा बैंक 7.5%। मतलब अगर 100 लोग पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें से 22 से ज्यादा लोगों को एचडीएफसी बैंक लोन देता है, 19 से ज्यादा लोगों को आईसीआईसीआई बैंक लोन देता है। अब देखें तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे मार्केट लीडर है। अब देखिए तो एचडीएफसी बैंक को इस सेगमेंट से 12.5% का रेवेन्यू आता है। हम लोग ये समझ सकते हैं एचडीएफसी बैंक का बहुत बड़ा रेवेन्यू शेयर्स नहीं है पर्सनल लोन सेगमेंट से। तो डायरेक्टली जो कंपटीशन है एचडीएफसी बैंक को यहाँ दिखते नहीं मिल रहा है, यहाँ हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड में भी ये जो 5 बैंक है वो मार्केट लीडर हैं और सबसे ज्यादा मार्केट शेयर ओन करते हैं। 74% मार्केट शेयर अकेले क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में ये 5 बैंक ओन करते हैं, जो है एचडीएफसी बैंक 22.8%, आईसीआईसीआई बैंक 19.5%, स्टेट बैंक 15.7%, एक्सिस बैंक 8.5%, कोटक महिंद्रा बैंक 7.5%। और जो क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ है इंडिया में वो 20% सीजीआर से हो रहा है। हम लोग यहाँ पे देखें क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डायरेक्टली कंपटीशन देगा जियो फाइनेंशियल्स। अब बात करते हैं ऑटो लोन्स की। यहाँ पे 5 बैंक है जो मार्केट लीडर है। एचडीएफसी बैंक के पास है 21.5% का मार्केट शेयर, एक्सिस बैंक के 19.5%, स्टेट बैंक 16%, एक्सिस बैंक 8.5%, कोटक महिंद्रा 7.5%। अब ये जो सेक्टर है ये 15% सीजीआर से ग्रो कर रहा है। और आज देखें तो हर साल इंडियन रोड्स पे 54 लाख नई गाड़ियां आती हैं, इसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 5 हर बड़ी सेगमेंट की भी गाड़ियां इंक्लूड हैं। और यहाँ पे कौन है मार्केट लीडर? और यहाँ पे देखें तो एचडीएफसी मार्केट लीडर है, जहाँ पे 10% का रेवेन्यू एचडीएफसी बैंक को इस सेगमेंट से आता है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन एचडीएफसी बैंक को जियो फाइनेंस मिलने वाला है, ऐसा नहीं दिखता। माइक्रो फाइनेंस लोन। माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस लोन लो इनकम लोग को लोन दिया जाता है जो अनएम्प्लॉयमेंट है और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उन लोगों को लोन दिया जाता है। और इसका जो मार्केट शेयर है वो 21% सीजीआर से बढ़ रहा है। इंडिया में देखें तो 3.5 लाख करोड़ का टोटल लोन दिया जा चुका है और ये बढ़ के 2026 तक 6.2 लाख करोड़ हो जाएगा। हम लोग ये देख सकते हैं कि आने वाले साल में तेजी से माइक्रो फाइनेंस का जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि मुकेश अंबानी जी क्यों इस सेक्टर पे दाव लगा रहे हैं और क्यों ध्यान दे रहे हैं और क्यों इस सेक्टर में वो आना चाहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी बैंक है जिनका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है इस सेगमेंट में। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज 19.8% का मार्केट शेयर ओन करती है। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, इक्विटास होल्डिंग्स, जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.2% का मार्केट शेयर ओन करती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बंधन बैंक है सबसे ज्यादा मार्केट शेयर ओन करती है इस सेगमेंट में, 19.8% मार्केट लीडर है। अब देख सकते हैं कि बंधन बैंक को इस सेगमेंट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, 42% का रेवेन्यू। तो हम ये देख सकते हैं कि बंधन बैंक को इस सेगमेंट में डायरेक्टली कॉम्पिटिशन मिलने वाला है जियो फाइनेंस से। बंधन बैंक का जो शेयर प्राइस था हाई 741 और आज ये ट्रेड कर रहा है 243 पे। ये ऑलरेडी गिर चुका है। बहुत सी चीजें हैं इसमें। बंधन बैंक कॉर्पोरेट लोन देने की और कॉर्पोरेट लोन में डिफॉल्ट देखने को मिले और उसका एक प्रेशर हमको शेयर्स पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखें तो वापस अगर इस सेगमेंट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तेजी से मार्केट शेयर लेती है जो करंट प्लेयर है उनके, तो यहाँ पे वापस हमको बंधन बैंक के शेयर पे प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अगर आपने बंधन बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है तो जरूर इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ भी शेयर करें कि वो भी समझ सके कि आने वाले टाइम में बंधन बैंक के शेयर्स में एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से उनको बढ़िया कंपटीशन मिलने वाला है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेगमेंट की। इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस, ये 3 सेगमेंट बांटे हुए हैं। अब देखें तो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री रैपिडली बढ़ रही है। आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करती है इस सेक्टर को, अगर उसका डेटा अगर हम लोग देखें तो इस इंडस्ट्री में जो प्रीमियम कलेक्शन है वो 14.2% सीजीआर से बढ़ रहा है और ये बढ़ के हो गया 4.6 लाख करोड़। अब ये ग्रोथ कौन ड्राइव कर रहा है ये भी देखें तो जो लोगों की इनकम है वो बढ़ रही है, लोगों का इंश्योरेंस की तरफ अवेयरनेस बढ़ रहा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, डिजिटलाइजेशन हो गया है जिससे लोग इजीली अपने मोबाइल से इंश्योरेंस ले पा रहे हैं, इनोवेशन आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो बेनिफिट दे रहे हैं लोगों को। अब देखें तो आईआरडीए के अकॉर्डिंग ये जो सेक्टर है ये 10 से 12% सीजीआर से ग्रो करेगा आने वाले समय में। और यहाँ पे एलआईसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई ये सब मार्केट लीड करते हैं इस सेगमेंट में। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो जो मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है वो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस के पास 18%, स्टार हेल्थ के पास 16%, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पास 11%, नेशनल इंश्योरेंस के पास 10% और इंडियन इंश्योरेंस के पास 5%। और देखें तो इस सेक्टर हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 11.55% सीजीआर से रहेगी 2023 से लेकर 2030 तक, ऐसा एक्सपेक्टेड है, एक एस्टिमेट है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में कोई ऐसी कंपनी है जिसको डायरेक्टली जियो फाइनेंस सर्विसेज देगा तो हम लोग ये देख सकते हैं कि वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, बजाज अलायंस है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है। तो ये सब कंपनी में लिस्टेड है जहां पे डायरेक्टली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से इनको कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखना जहां हम लोग ये बात करेंगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ क्या क्या एज है, क्या क्या चीजें हैं जिससे वो पूरे मार्केट को लीड कर सकता है।
जो मोटर इंश्योरेंस है वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं और मोटर इंश्योरेंस का जो ग्रोथ है वो भी 11.16% सीएजीआर से एक्सपेक्टेड है 2023 से लेकर 2028 तक के डेटा। उन्होंने बात की कि 54 लाख गाड़ियां इंडिया में हर साल रोड पे आती हैं। हम लोग ये देख सकते हैं कि ये पूरे फाइनेंशियल सर्विस में हर जगह डबल डिजिट ग्रोथ हमको देखने मिल रही है। अब बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक मार्केट में भी काम करेगी और डिमेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। देखिए 2019 में तो सिर्फ 3.5 करोड़ डिमेट अकाउंट थे और ये 2020 में बढ़ के हो गए 4.7 करोड़ और 2021 और 2022 में 34% की ग्रोथ रही इसमें और ये डिमेट अकाउंट बढ़ के हो गए 2022 में 10.8 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा डिमेट अकाउंट है। और 2023 की डेटा अगर हम लोग देखें तो 12 करोड़ से भी ज्यादा डिमेट अकाउंट आज ऑपरेट हो रहे हैं इंडिया में और ये 13.73% सीजीआर से बढ़ेगा एक एक्सपेक्टेड है और 2030 तक इंडिया में 32 करोड़ से भी ज्यादा डिमेट अकाउंट होल्डर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्रोथ हमको देखने मिलता है इस सेक्टर में। अब ये सेक्टर क्यों बढ़ रहा है डिमेट अकाउंट का हम लोग ये देख सकते हैं कि जो पॉपुलैरिटी हो रही है ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट की, ग्रोथ आ रही है और अवेयरनेस आ रही है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, प्रमोशंस है, मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है, जैसे स्मार्टफोन और इंटरनेट के यूजर्स बढ़े हैं, लोग ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़े हैं और इजीली जिस तरीके से अकाउंट ओपनिंग आज हो गया है ऑनलाइन, इसकी वजह से भी डिमेट अकाउंट का जो ग्रोथ है हमको अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देखिए तो कौन कौन मार्केट लीडर है, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, एंजल वन, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ये सब मार्केट लीडर है, मगर जिसमें से सिर्फ एंजल वन ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो उसको ही ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। बात करें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज म्यूचुअल फंड का जो फोलियो है वो 15.2 करोड़ का हो चुका है रजिस्टर्ड फोलियो, जिसमें से 12.5 करोड़ जो फोलियो है वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के हैं। और 2025 तक जिस तरीके से गवर्नमेंट टारगेट कर रही है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वैसे ही सेबी का एक डेटा है कि 2025 तक 50 करोड़ फोलियो हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है। तो जो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो 13.4% सीजीआर से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है और यहाँ पे बहुत ज्यादा जैसे कि एचडीएफसी एएमसी है वही लिस्टेड है, जो बहुत ज्यादा एएमसी लिस्टेड नहीं है। तो एचडीएफसी एएमसी के साथ ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डायरेक्टली कॉम्पिटिशन होगा मार्केट को अगर हम लोग देखें तो। अब तक हमने देखा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन से सेगमेंट में काम करेगी और कौन कौन से प्लेयर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट करेगी। अब श्री वीके कामत जी को हायर किया है। अगर हम लोग बात करें वीके कामत जी की तो 1971 में आईसीआईसीआई बैंक के साथ इन्होंने काम किया और 1988 तक सर्व किया आईसीआईसीआई बैंक को। उसके बाद ये एशियन डेवलपमेंट बैंक चले गए, जहां पे वापस ये आईसीआईसीआई बैंक में 1996 में आए और अपनी पोस्ट हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर की। वीके कामत जी ने लीडरशिप क्वालिटी आईसीआईसीआई बैंक में निभाई और ट्रांसफॉर्म किया पूरे आईसीआईसीआई बैंक को, डाइवर्सिफाई किया टेक्नोलॉजी पे, टेक्नोलॉजी ड्राइव बैंक बनाया। और आज हम लोग देख सकते हैं कि जो भी आईसीआईसीआई बैंक जहां पे भी आज काम कर रही है वो कहीं ना कहीं वीके कामत जी के लीडरशिप क्वालिटी की वजह से पहुंची है। और देखें तो इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में भी टॉप पे पहुंचाया आईसीआईसीआई बैंक को। कामत जी आईसीआईसीआई बैंक से एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर हुए 2009 में और 2015 में एज ए चेयरमैनशिप से वो रिटायर हुए। 2015 के बाद वीके कामत जी ने इन्फोसिस भी ज्वाइन किया। अब वो रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नवंबर 14 से वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। 2022 से वीके कामत जी को 2008 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ये देख सकते हैं एक क्लियर और बहुत ही साफ सुथरा मैनेजमेंट मुकेश अंबानी जी ने वीके कामत जी के रूप में लाया है और ये सेक्टर को किस तरीके से लीड करने वाले हैं, जो उनका जो बैंक का उनका टोटली उनका एक्सपीरियंस है वो हमको जियो फाइनेंशियल्स में देखने के लिए मिलेगा। हम लोग मैनेजमेंट को देख के ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली मुकेश अंबानी जिस कंपनी को लेके आगे क्या चाहते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि किस तरीके से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पूरे मार्केट को डाइल्यूट कर सकता है, लीड कर सकता है और क्या क्या चीजें हैं जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को चैलेंजिंग रहेंगी। सबसे बात करें पॉजिटिव चीज की तो रिलायंस जियो फाइनेंस के पास अपनी कैश काउ है जो पूरे साल में 60,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करती है रिलायंस इंडस्ट्री के रूप में। और यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है जहां से वो कभी भी कैश क्रंच का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात करें तो आज जो जियो का सिम है वो 42 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं। अब ये 42 करोड़ लोग नेट पे क्या सर्च कर रहे हैं, कौन से वेब पेज पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन से सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये पूरा डेटा जियो के पास है और वो अच्छी तरीके से टारगेट कर सकते हैं अपने ऑडियंस को एआई के थ्रू कि उनको बेचना है और अच्छी तरह से उनको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने सेल्स में। अब बात करते हैं रिलायंस रिटेल की तो टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में आज 18,000 से भी ज्यादा रिलायंस रिटेल के शॉप्स हैं। अब बात करें रिलायंस रिटेल की तो रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस ज्वेलरी, रिलायंस जियो मार्ट, तो ये सब चीजें आज रिलायंस अपने रिटेल स्टोर से बेच रहा है। अब ये जो इतना स्टोर उन्होंने ओपन किया है, जो भी डिमांड आ रही है वो इजीली उनको फाइनेंस कर सकते हैं अपनी ही कंपनी से। अब हमने बात की इस सेक्टर की, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की, और ये पूरा सेक्टर डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो जो पहले की डिमांड है वो तो है ही है और नई डिमांड भी क्रिएट होगी जिसको एक बेटर प्लेयर चाहिए जो लोगों को सर्व कर सके और जियो फाइनेंशियल्स को एक बेहतर यहाँ प्लेयर माना जा रहा है। और जो रिलायंस है वो अपने एआई बेस से, अपने ऐप से लोगों को बेहतर सर्विस दे सकती है। अब देखिए चैलेंजेस क्या क्या है। जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है वो सेबी और आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो आप यहाँ पे किसी भी तरीके से लोन कम रेट पे दे नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे लोग देखें तो एक यहाँ पे एक
बैरियर है जिस तरीके से आपको रेगुलेशन में ही चलना होगा। और जिन्होंने पहले से ही मार्केट में एक अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके रखा है, बहुत मुश्किल होगा उन सेक्टर्स को, उन मार्केट लीडर को जल्द से जल्द हिलाना और उनके मार्केट शेयर को लेना। अभी जैसे हम लोग देखें, यूपीआई में आज तक जियो फाइनेंशियल बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाया है। व्हाट्सएप के साथ टाइप किया है रिटेल के लिए, मगर वहां पे कुछ हमको बहुत बड़ा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। क्या मैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करूंगा? हाँ, तो मैं जरूर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, पर इस वैल्यूएशन पे नहीं। मैं रुकूंगा कि वैल्यूएशन अच्छी हो जाए और कम से कम 1 या 2 क्वार्टर का प्रॉफिट और लॉस का डेटा तो आ जाए। जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो। नमस्कार, धन्यवाद।